तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान कैप्सूल में। तो आज को हम टॉपिक कवर करेंगे पक्षियों का प्रवासन। तो विषय है पाइड फ्लाई कैचर, पक्षी का प्रवासन मार्ग। पत्रिका जो लिया गया है साइंस में प्रकाशित है, ठीक है। तो मुख्य बिंदु को समझिए। पक्षी का जो वजन है मात्र 12 ग्राम है। पक्षी का वजन कितना है? 12 ग्राम है। यात्रा की दूरी कितना करता है ये? तो 3000 से लेकर 13000 किलोमीटर तक। विशेषता इसका क्या है? तो यह इसका विशेषता है कि यह रात में अकेले उड़ता है। यह अटलांटिक महासागर के ऊपर 40 घंटे लगातार उड़ सकता है। ये छोटा पक्षी, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष क्या होता है? रिजल्ट देखिए कि रास्ता कैसे तय होता है। तो पक्षी का ठिकाना जीन्स और पर्यावरण दोनों मिलकर तय करते हैं। सीखने का व्यवहार नहीं है। सीखने का व्यवहार इसमें क्या हो जाएगा? तो यह पक्षी माता पिता से रास्ता नहीं सीखता, क्योंकि बच्चे माता पिता के बाद अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अनोखा प्रयोग में क्या हो जाएगा? तो नीदरलैंड के अंडों को स्वीडन के पक्षियों द्वारा पाला गया। बड़े होने पर इन बच्चों ने अफ्रीका में नीदरलैंड और स्वीडन के बीच का रास्ता चुना। तकनीक में क्या हो जाएगा? तो पक्षियों का रास्ता नापने के लिए उनकी पीठ पर डेटा लॉगर लगाया गया। पुराना रास्ता में क्या हुआ? तो साइबेरिया के पक्षी सीधा जाने के बजाय घूमकर स्पेन होते हुए अफ्रीका जाते हैं। यह हिमयुग की पुरानी आदत का असर है। फायदा इसमें क्या होता है? तो इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि यह जलवायु परिवर्तन के कारण पक्षी खुद को कैसे ढालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा पाइड फ्लाई कैचर मुख्य रूप से क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के आंसर मेरा हो जाएगा एक छोटा प्रवासी पक्षी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पाइड फ्लाई कैचर पक्षी के प्रवासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये रात में अकेले यात्रा करते हैं और बिना रुके 40 घंटे उड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा सी। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिकों द्वारा किए गए ट्रांसलोकेशन प्रयोग में डच अंडों को किस देश के पालक माता पिता द्वारा पाला गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन, ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है पक्षियों के प्रवासन मार्ग और उनके शीतकालीन ठिकानों को ट्रैक करने के लिए शोधकर्ताओं ने किस तकनीक का उपयोग किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो वह लाइट लेवल जियो लोकेटर डेटा लॉगर को लगाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबेरिया के पाइड फ्लाई कैचर सीधे अफ्रीका जाने के बजाय स्पेन और पुर्तगाल होकर एक लंबा चक्कर क्यों लगाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यह हिमयुग का एक विकासवादी अवशेष है, ठीक है। अगला टॉपिक है सूर्य के पास से गुजरने वाले तारे का धूमकेतुओं पर असर। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने नेतन कैब और शान रेमंड ने एक रिसर्च में बताया है कि लाखों साल पहले हमारे सौरमंडल के पास से गुजरने वाले एक तारे का असर आज भी दिख रहा है। तो तारे का नाम में क्या हो जाएगा? तो तारे का नाम हो जाएगा HD 7977। यह हमारे सूर्य जैसा ही एक तारा है जो कैसियोपिया नक्षत्र में स्थित है। घटना कब हुई? लगभग 25 लाख साल पहले यह तारा हमारे सूर्य के बहुत करीब से गुजरा था। कितनी दूरी थी? यह तारा सूर्य से लगभग 6000 से 10000 खगोलीय इकाई AU की दूरी से गुजरा। असर क्या हुआ? इस तारे के भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण ओट क्लाउड में मौजूद बर्फीली चट्टानें अपनी जगह से हिल गई। इसके कारण सौरमंडल के अंदरूनी हिस्से में धूमकेतुओं की एक बाढ़ सी आ गई। आज का असर क्या हुआ? तो वैज्ञानिक मानते हैं कि आज हम जिस दुर्लभ धूमकेतुओं बौछार को देख रहे हैं वह इसी तारे के कारण शुरू हुई है। अब महत्वपूर्ण शब्द और संस्थाओं के बारे में समझिए। गैया मिशन क्या है? तो यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का एक टेलीस्कोप मिशन है। इसने आकाशगंगा के तारों की 3D स्थिति और गति को मापा है।
इसी के डेटा से HD 7977 तारे के बारे में पता चला। ऊट क्लाउड क्या है? तो हमारे सौर मंडल के सबसे बाहरी किनारे पर बर्फीली पिंडों का एक गोलाकार खोल है जहाँ से लंबे समय धूमकेतु आते हैं। वेरा रूबिन वेधशाला क्या है? तो आने वाले समय में इसका लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम नए धूमकेतुओं की खोज करेगा और इस थ्योरी को पुष्टि करेगा। तो क्वेश्चन देखिए इसका कि हाल ही में चर्चा में रहा HD 7977 क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक सूर्य जैसा तारा जिसने सौर मंडल को प्रभावित किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिकों के अनुसार तारा HD 7977 लगभग कितने वर्ष पहले सूर्य के सबसे करीब से गुजरा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गुजरा था 25 लाख वर्ष पहले। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तारों के सटीक स्थिति और गति को मापने वाला गैया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से ESA से। ठीक है, इससे संबंधित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल के सबसे बाहरी छोर पर स्थित बर्फीले पिंडों के गोलाकार क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहाँ से दीर्घकालिक धूमकेतु आते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊट क्लाउड। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऊट क्लाउड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आने वाले समय में बड़े पैमाने पर नए धूमकेतुओं की खोज करने के लिए किस वेधशाला के सर्वे का उपयोग किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये खोजा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा वेरा रूबिन वेधशाला का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, वेरा रूबिन वेधशाला। तो फिर मिलते हैं अगले करेंट अफेयर्स में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद और जय भारत। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।